आने वाले 23 जुलाई को पूरा भारत उत्सुक है, रुका हुआ है यूनियन बजट के लिए। जी हां, उसे पेश करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इसी दौरान हम चलते हैं, बात करते हैं मुंबई के दलाल स्ट्रीट में विकास राजौरिया जी, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और अयोध्या प्रसाद शुक्ला सर, जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, कॉमन मैन यानी कि आम आदमी की वॉइसेस को पेश करते हुए और किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए ये आने वाले बजट से। राजौरिया सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी काफी उत्सुक है, क्या इस साल कुछ अलग देखने मिलेगा और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोगों को कंजम्पशन बूस्ट देना है, तो लोगों को थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। हाउसिंग लोन है, हमारा हाउसिंग लोन का स्ट्रक्चर 10 साल पुराना है, जबकि हाउसिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी ऊपर चले गए। तो मुझे लगता है उस सेगमेंट में अगर कॉमन मैन को थोड़ा रिबेट दिया जाएगा तो उससे हमारा कंजम्पशन बूम भी होगा रियल एस्टेट सेक्टर में। दूसरा जो है, थोड़ा रेशनलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स एक 25% है, जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो काफ़ी हाई रेट में है, उसको थोड़ा सा एक रेशनलाइजेशन होना चाहिए, जिससे वापस से एक कंजम्पशन बूम जो है आपको देखने को मिलेगा ऑन स्पेंडिंग साइड। दूसरा जो है, जहाँ तक हमारा जो है जीएसटी है ना, डे टू डे कंजम्पशन, उस पर उसको भी थोड़ा रेशनलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कंजम्पशन बूम मिले इकोनॉमी को और इकोनॉमी फर्दर जो है हमारा 7.5-8% ग्रोथ की तरफ हम लोग अग्रसर हों। सर, क्योंकि आपने एक बहुत ही रेलेवेंट बात की है जो आम नागरिकों को डेली बेसिस पे कंसर्न होता है। सर, इनकम टैक्स स्लैब आपने कहीं ना कहीं कहा कम किया जाए, तो फिलहाल आपको लग रहा है कि कॉमन मैन इज बीइंग टैक्स्ड हेविली? सिर्फ पर्सनल इनकम की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते हैं कि कॉमन मैन नाराज है सरकार के हेवी इनकम टैक्स स्लैब या ब्रैकेट रखने से? हाँ, थोड़ा सा नाराज़गी उस तरफ है कॉमन मैन की, तो जहाँ पे उसकी इस वक्त एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी जी से और निर्मला सीतारमण जी से बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा सा रिलीफ अगर उस तरफ लिया जाएगा तो वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और गवर्नमेंट की इमेज के लिए भी अच्छा होगा। शुक्ला सर, जैसे कि इनकम टैक्स की बात की, एक और एक रेलेवेंट चीज जो है, आप देख रहे हैं कि सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रीन एनर्जी को पुश दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है नॉर्मल पेट्रोल, सीएनजी, डीजल वाले व्हीकल्स खरीद रहे हैं, और उसी दौरान फ्यूल के भी दाम बढ़ रहे हैं, और गाड़ियों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है काफी भारी हैवी परसेंटेज देखने मिलता है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये एक रेलेवेंट सेक्टर है जिसके बारे में सरकार को सोचकर कहीं ना कहीं परसेंटेज गिरा देना चाहिए? अभी देखिए कि जैसा आपने बोला ईवी सेक्टर और जो है अपना पुरानी गाड़ियों का डीजल पेट्रोल में है, डीजल की तो आजकल आ रही रही, पेट्रोल की गाड़ियां आ रही हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी जोर है, पर वहाँ पे उन्होंने इंसेंटिव्स घटा दिया है। जैसे टू व्हीलर वगैरह था उस पे पूरा निकाल दिया है, फोर व्हीलर पे थोड़ा सा रखा है। बट अगर ये चाहिए कि मुझे पेट्रोल डीजल बचाना है और हमारा डॉलर जो है नहीं जावे फॉरेन में, जिस पे हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्रूड पे के इंपोर्ट पे, वो बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ईवी सेक्टर को जितना जल्दी हो सके रोल आउट कर लेवें, उसमें हम चले जावें। लेकिन उनकी प्राइजिंग आज के दिन आप देखेंगे कि लिथियम बैटरी वगैरह जो है जो यूज़ होती हैं उस पे बहुत ही ज़्यादा कास्टली है। तो वो कास्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, लुकिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और अपना यह है कि जितना पैसा बचेगा इंपोर्ट का उतना ही अपने काम आएगा। तो वो चीज़ें जो है, और उसमें डॉलर आप देखेंगे कि जो डील होती है वो डॉलर में होती है या गोल्ड में होती है। गोल्ड के प्राइस क्या हैं, डॉलर के प्राइस क्या हैं, 83 के आसपास हो गया है। तो ये चीज़ों को हमारे डॉलर हमारा जावे नहीं कंट्री से बाहर, उसके लिए इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कंपनियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें ईवी व्हीकल्स के। और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो या आपको अहमदाबाद भी जाना हो, तो शायद ही कोई गाड़ी होगी कि जो नॉन स्टॉप आपकी दिल्ली या अहमदाबाद तक जा सके, 6 7 8 घंटे तक जा सके विदाउट एनी मिड वे में चार्जिंग वगैरह करके। तो ऐसी, और वो अगर 7 घंटे वाली हैं तो उनकी प्राइस करोड़ में है। तो हर आदमी तो करोड़ वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता है। तो वो मिड सेगमेंट में जो है
उसका ऐसा प्राइसिंग करें और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। जैसे बैटरी स्वैपिंग की बात हुई, अभी तक वो अमल में नहीं आया है। ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो अभी जैसे राजौरिया जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट्स कहा कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो 1000 करोड़ तक की कंपनियों का है उनको 25% है, और हमारा जो इंडिविजुअल नॉर्मल टैक्स पेयर है वो 30% वाला है। तो हम क्या कंपनियों से ज़्यादा कमाते हैं? जो हमें 5% ज़्यादा प्लस उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो 1000 करोड़ वाली कंपनियों को कितना होगा? हमारे 50 लाख रुपए अगर सैलरी आया तो उस पे सरचार्ज और बहुत सारे चार्जेस 30% के अलावा भी जुड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें इंडिविजुअल को भी राहत देनी चाहिए, और दूसरा कोई राहत तो देता नहीं। हम तो सैलरी वाले हैं तो हमेशा ही ऑनेस्टली टैक्स जमा करते हैं। तो जो ऑनेस्टली टैक्स दे रहा है उसके ऊपर डबल बर्डन क्यों? जो इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे लोग चोरी करते हैं या गलत तरीके से करते हैं, बट एक कंपैरिजन तो होना चाहिए। तो उसके लिए जो है टैक्स में इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जो अपने टैक्स पेयर है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, हाउसिंग का डिडक्शन और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। तो उस पे इंडिविजुअल पर्सन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सके उनको देना चाहिए, जिससे टैक्स पेयर भी बढ़े और एक रीजनेबल टैक्स भी हो। सर आपसे फिर से लौटते हैं। सर कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा बार बार की जाती है। हर साल जब यूनियन बजट का समय प्रेजेंट करने का पास में आ जाता है, लोगों का ये विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है। आप क्या महसूस करते हैं फिलहाल कैपिटल गेन्स टैक्स? क्या कहेंगे कि मिड कैटेगरी में है, कम है, जैसे सरकार जो बढ़ा रही है उस पर ध्यान देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का सवाल आता है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है, मेरा मानना ऐसा है, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले रहे हैं तो आपको या तो फिर एसटीटी रिमूव करना चाहिए। अगर आप एसटीटी चार्ज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेशनलाइज होना चाहिए। तो वो एक एस्पेक्ट है वहाँ पे, जो इन्वेस्टर की आईज होंगी तो एटलीस्ट इफ यू आर चार्जिंग से 3-year time span and 5-year time span, you should say that at least you are holding something for 5 years, it would be a nil or 5%. So there should be some slab or rationalization between the long-term capital gain and STT. Either one should remove the STT and keep the one taxation rather than keeping a double taxation. सर शुक्ला सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहिए। सर एजुकेशन की अगर बात करें, क्योंकि भारत में बहुत ही भारी मात्रा में जो है यूथ पॉपुलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और साफ तौर पर एजुकेशन की जरूरत है। तो हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली की अगर बात करें, पोस्ट ग्रेड या मास्टर्स कोर्सेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स वगैरह के मेडिकल में, और जो भी अच्छे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, सर उस पर जिस तरह की फीस है और जो जिस तरह का जो स्ट्रक्चर लगाया जाता है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं उस पर बजट में कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक रेगुलेशन कोई आना चाहिए, आप महसूस करते हैं सर? ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट करना ज़रूरी है। रीज़न है, जैसे आपने बोला हायर एजुकेशन का, इवन हायर एजुकेशन में हम जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन लोन है। आप ये देखेंगे कि हाउसिंग लोन 8-8.25% है अभी, पर आप अगर एजुकेशन लोन लेना जाएंगे तो 10% के ऊपर है। जो आदमी आज अनएम्प्लॉयड है, पढ़ के वो रोजगार करना चाहता है, अपने इंडिया में पढ़ाई कर रहा है या बाहर पढ़ाई कर, आप एजुकेशन का फीस तो देखिए आज कितना है। तो वो फीस को जो गरीब बच्चे हों कहाँ से अफोर्ड कर पाते हैं? उनके बच्चे तो हो जाएगा, उनको कोई लोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गरीब के बच्चों को हमें अपलिफ्ट करना है, उनके लिए लोन बहुत बड़ा है। एक तो उनको लोन मिलता नहीं है, अगर उनको मिला भी अच्छे नंबर वगैरह आए तो लोन का जो ईएमआई वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो 10-10.5%, 11% नहीं होना चाहिए। वो डेफिनेटली कंसिडरेबल होना चाहिए, जो हमारा एफडी का करीब करीब ब्याज है उसके आसपास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप घर बनाने के लिए 8% पे लोन दे रहे हो
और पढ़ाई के लिए जो हमारा भविष्य बनने जा रहा है, जो हमारे देश का भविष्य बनाने जा रहा है, उसको आप 11-12% पे दोगे। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन? तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसको गवर्नमेंट को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे इंसेंटिव है, कितने कंप्रोमाइज हुए हैं लोन के इंटरेस्ट वगैरह पे, लोन पे। आपने देखा अभी जो नए रूल्स आए हैं, इंडस्ट्री वालों ने कितना मजा उसका ले लिया, लेकिन एक गरीब आदमी को सब्सिडी देने के लिए एक रेशनलाइज उसके, जिससे अपने देश का भविष्य बनेगा, वो इंडस्ट्रीज बन सकता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा बड़ा किधर भी जा सकता है, उसका जो अपने कंट्री के लिए बेनिफिट होगा, उसमें आप खर्च नहीं कर रहे हो, उसको महंगे से महंगा कर रहे हो। जैसे अपने दिया कि इंडिविजुअल टैक्स पे ज़्यादा है और कॉर्पोरेट को आप कम दे रहे हो। क्यों भाई ऐसा? इंडिविजुअल ने क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है? तो हमें जो है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आपको एक कंपैरिजन नहीं मिलता है, डिसकंपैरिजन, वहाँ पे आपको जो है ध्यान देना चाहिए। और हमारे यूथ के लिए जितना ज़्यादा कर सकती है सरकार, करना चाहिए। अभी इस बार देखेंगे कि यूथ ने ही अनहैप्पीनेस दिखाया, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ? तो उन्हें, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी से जल्दी एड्रेस कर सके जो एम्प्लॉयमेंट का है। लोग क्या है कि रूरल इकोनॉमी जब आप देखेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो। प्राइवेट में आप बड़ी भी पोस्ट पे हो तो दे डोंट कंसीडर कि आप अच्छी नौकरी में हो। गवर्नमेंट में अगर वो 50,000 भी पा रहा है या 40,000 पा रहा है, तो इट्स ही इज मोर हैप्पी देन द लाख रुपए महीने कमाने वाला प्राइवेट का। उसका इज्जत ज़्यादा होता है जो गवर्नमेंट जॉब में रहता। वहाँ भी जॉब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए इमीडिएट। जो भी जहाँ पे भी सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जॉब के लिए ओपन कर देना चाहिए। कंट्री पे थोड़ा बहुत बोझ आएगा, लेकिन बच्चे हमारे मेहनत करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे सरकार के लिए। सैलरी उनको आती है, उसमें टैक्स भी तो आता है। तो वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके हमारे यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे विकास रजौरिया जी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और अयोध्या प्रसाद शुक्ला जो कि स्टॉक्स एक्सपर्ट है। आम आदमी की वाणी पेश करते हुए और मोदी 3.0 बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट से हमने आपको सीधा दिखाया है कि लोगों के अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेसमैन, शेयर होल्डर्स या आम आदमी की किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। कैमरामैन अनिकेत के साथ देव कोटक, बिज तक, मुंबई।